नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। आज की कक्षा में हम करेंगे वाक्य रचना। और इससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि जो नोट्स नहीं बना रहे हैं बच्चे, वो अपने नोट्स बनाएंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर इसको लिखेंगे। और बिना नोट्स बनाए अगर आप सोचें कि हमारे जो ये टॉपिक हैं, हम जो कर रहे हैं वो हो जाएंगे और हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो सिर्फ ये देखा और थोड़ा सा पढ़ा और फिर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप इसे अपने हाथों से नहीं लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों से अभ्यास नहीं करेंगे तो ये पक्का नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है एक बार के लिए आपको समझ आ जाए, एक बार देखें हाँ आ रहा है, मगर पूरी तरह से नहीं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए, और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने वाक्य रचना, उसके गुण लक्षण वाक्य के और इसके भेद जो हैं वो अपने करेंगे इस वीडियो में। और जो इससे अगली एक और वीडियो बनेगी, ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो को अपने अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए, वाक्य रचना। व्यवस्थित क्रम में रखे हुए सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो ये कैसे है? व्यवस्थित क्रम में शब्द रखे हुए हैं, शब्दों के समूह रखे हुए हैं जिनका एक सार्थक क्रम है और उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है उस वाक्य का। ठीक है जी। अब ये है कि वाक्य के गुण या लक्षण। वाक्य के गुण होते क्या हैं? हम ऐसा कौन सा निश्चित है कि जिसको अपने वाक्य कह सकते हैं? तो इसके अर्थ में यही आएगा कि मूलतः वाक्य के गुण वही होंगे जो विचारों के आदान प्रदान में सहायता प्रदान करते हों। वही होंगे वाक्य के गुण भी, जिससे हम अपने विचारों को अच्छे से कह सकें और जो हम बात कहना चाहते हैं वो सामने वाले के पास पूरी तरह से अच्छे तरीके से पहुंच जाए, और जो वो कहना चाहता है वो हमारे तक पहुंच जाए, तो हमारे विचारों का आदान प्रदान हो पाए। तो वाक्य के गुण मुख्यतः कितने हैं? 5। पहला है सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा आसक्ति, पांचवा अन्विति। ठीक है, तो सार्थक शब्द को किसको कहेंगे? अपने वाक्य के सभी शब्द सार्थक होने चाहिए, अर्थात अपना एक अर्थ लिए हुए होने चाहिए। योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के लिए योग्य होना चाहिए। जैसे कि योग्य, योग्य कहने का भाव क्या है? माली पानी से पौधों को सींचता है। यह ऐसा नहीं होगा कि माली पत्थर से सींचता है पौधों को। किससे सींचेगा माली पौधों को? पानी से ही सींचेगा। ये बात अपने को बिल्कुल अर्थपूर्ण है। हमें पता ही है कि मैं इतना भी कह दूं कि माली पौधों को सींच रहा है, तो किससे सींच रहा है? पानी से, पत्थर से तो नहीं। हाँ जी। आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ है इच्छा, अर्थात वाक्य पूर्ण होना चाहिए, वह अपनी पूर्ण बात को प्रकट करने वाला होना चाहिए। कैसे? बाग में खिले हैं, अगर कोई ये बात कह दे कि बाग में खिले हैं, तो क्या खिले हैं? फूल खिले हैं। आँख में आ गए, क्या आ गए? आंसू आ गए। आंसू ही आएंगे आँख में, कुछ और तो आ नहीं सकता। वो अलग बात है कि आँख में कुछ गिर गया है, तिनका गिर गया है, वो अलग बात है। वह मारे क्रोध से उठा, क्या उठा? चिल्ला उठा। तो इसमें क्या है? आकांक्षा, जो बात कहने की हमारी इच्छा है वो प्रकट हो रही है पूरी तरीके से। आसक्ति, एक वाक्य के गुण में क्या होती है? आसक्ति, अर्थात समीपता या निकटता। यह प्राय बोलने में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बोलते वक्त शब्दों को इस क्रम में बोलना चाहिए जिससे सभी शब्दों का सही अर्थ लगाया जा सके। जैसे मनोज ने पढ़ी, ये तो गलत हो गया ना। मनोज ने पढ़ी क्या कि अपने इसका क्या होनी चाहिए वाक्य? मनोज ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो आसक्ति होनी चाहिए। मैं ऐसे कह दूं मनोज ने पढ़ी पुस्तक, या कहूँ मनोज ने पढ़ी पुस्तक, ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ ना, पूरा वाक्य नहीं हुआ। तो वाक्य क्या था? मैंने बीच में इसीलिए थोड़े थोड़े डॉट डॉट लगाए हैं, ये इस तरह से इसलिए रिक्त स्थान छोड़ा है कि आपको स्पष्ट हो कि मान लीजिए इतने कह देते ना,
ये कर ले, आगे से पूछेगा क्या, काम। ये तो वाक्य नहीं हुआ, बात कहने, इससे क्या हुआ, वाक्य में आसक्ति वाला जो है गुण वो नहीं है। तो हमने कहना क्या है, मनोज ने पुस्तक पढ़ी। हाँ जी, पांचवा है अन्विति। अन्विति का अर्थ है मेल या अन्वय। कैसा मेल, वाक्य में लिंग, वचन, कारक व कारक चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि सभी मेल खाते हुए होने चाहिए। जैसे कि हेमंत की बहन प्रियंका ने रामायण पढ़ी। तो यहाँ पे जो अपने की बहन, प्रियंका ने, ये सभी क्या है, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हमने उनको ये बताया है कि प्रियंका कौन है, हेमंत की बहन है, और उसने क्या किया है, रामायण पढ़ी है। ठीक है। वाक्य के अंग, अब अपने वाक्य के अंगों पे आ गए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कई लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा रहता है कि ये उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है, विधेय का विस्तार क्या है। तो ये हमने इसमें पढ़ेंगे। हाँ, उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, ये वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य कर्ता या कर्ता का विस्तार होता है, और विधेय कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक, पूरक का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार। या यूं कहा जाए कि उद्देश्य के अलावा जितना भी वाक्य में रह जाता है वो सारा का सारा किस में आता है, विधेय में आता है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। दोबारा फिर बता देती हूँ कि एक वाक्य है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उद्देश्य, एक होती है विधेय। उद्देश्य हम किसको कहते हैं, कर्ता को या कर्ता के विस्तार को। वही होगा उद्देश्य या उद्देश्य का विस्तार। जब अपने उद्देश्य या उद्देश्य का विस्तार निकाल लेते हैं, वाक्य में पीछे जितना भी कुछ बच जाता है वो विधेय या विधेय का विस्तार होता है। ठीक है, अब अपने अलग से देखेंगे कि अपने को उद्देश्य कैसे निकालना है वाक्य में, और उद्देश्य का विस्तार। जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सामान्य अर्थ में कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जैसे अब उदाहरण देखेंगे। हिंदी विषय का विद्यार्थी मुकेश कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। ये मैंने वाक्य लिया है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, किसकी बात कर रहा है। हिंदी विषय का विद्यार्थी मुकेश। अच्छा विद्यार्थी कौन है, सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन है, मुकेश। यहाँ पे कर्ता कौन है, मुकेश। उद्देश्य कौन है, मुकेश। और वह क्या है, कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी। तो मुकेश से पहले जितना भी रह गया, पहले हमने कर्ता निकालना है। तो कर्ता से पहले जितना रह गया वो क्या है, कर्ता का विस्तार या उद्देश्य का विस्तार। और कर्ता या मुकेश के बाद जितनी भी अब पंक्ति बची है, कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है, वो क्या है, विधेय या विधेय। विधेय क्या है इसमें, विद्यार्थी। विधेय क्या है इसमें, विद्यार्थी। और कक्षा का सबसे अच्छा क्या है, विधेय का विस्तार। ठीक है, आपको पता चल गया इसमें उद्देश्य कौन है, मुकेश। मुकेश क्या है, सबसे अच्छा विद्यार्थी। सबसे अच्छा को भी सबसे अच्छा होना उसकी विशेषता है, विशेषण है ना। तो और विशेषण की कौन सी अवस्था है, उत्तम अवस्था है, कि वह सबसे अच्छा है। एक ही होगा, सबसे अच्छा तो एक ही होगा। तो वो कौन है, विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी यहाँ विधेय है, और कक्षा का सबसे अच्छा विधेय का विस्तार। ठीक है, वहाँ मैंने एक ही में आपको बता दिया। नीचे इस विधेय वाले ने यही बात लिखी है दोबारा, कि वाक्य में उद्देश्य के अलावा जितना भी बच जाए वह सारा विधेय के अंतर्गत आता है। विधेय में मुख्यतः कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक, पूरक का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार विधेय के अंतर्गत आता है। जैसे उपयुक्त वाक्य में मुकेश से आगे का पूरा वाक्य विधेय के अंतर्गत आएगा, और विधेय का विस्तार भी होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि विधेय क्या है, उसमें विद्यार्थी। हाँ जी, अब अपने करेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के मुख्यतः 3 भेद हैं, किए जाते हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, और नंबर 3 क्रिया के आधार पर।
अभी अपने सबसे पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं। 8 भेद हैं। कौन कौन से? विधानार्थक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थ वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है, इच्छार्थ वाक्य है, संदेहार्थक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है और विस्मय बोधक वाक्य है। कुछ इस वाक्य के 8 भेदों के अंदर कुछ ऐसे भेदों के नाम हैं जो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि इसका अर्थ क्या होगा, इस भेद के अंतर्गत क्या क्या आएगा। जैसे कि निषेध वाक्य। निषेध वाक्य के अंदर कुछ ना कुछ मना करने का भाव होगा, ना का भाव होगा। प्रश्न के अंदर कुछ ना कुछ वो प्रश्न करेगा। आज्ञा के अंदर आज्ञा होगी, इच्छा के अंदर इच्छा जाहिर की होगी और विस्मय के अंदर आपको पता ही है कि कोई ना कोई वाह, आश्चर्य, उन्हें हर्ष, शोक, ऐसे तरह के विस्मय होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 8 भेद आ गए, अरे अब क्या करें इतने सारे भेद आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा बात वहीं स्पष्ट हो जाएगी। तो विधानार्थक वाक्य अपने सबसे पहले देखते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया या बात का होना पाया जाता हो वहाँ विधानार्थक वाक्य होता है। मोनू मेहनती लड़का है। मैंने स्नातक तक की शिक्षा पूरी कर ली है। इसके अंदर किसी क्रिया या बात का होना पाया जा रहा है। मोनू कैसा लड़का है? मेहनती लड़का है। और उसने कहाँ तक की शिक्षा पूरी कर ली है? कर ली है, उसने क्रिया की है। कैसी क्रिया? स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने की। तो ये बिल्कुल विधान स्पष्ट बात है, सीधी बात कर रहे हैं। अब है निषेध। निषेध मैंने आपको ऊपर बताया कि मना करने का भाव में होगा। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो। बात के न होने, काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे कि सड़क पर मत भागो, नेहा घर पर नहीं है। उसने निषेध किया कि यहाँ पर निषेध है, निषेधात्मक निषेध, मना करना। इस सड़क पर यहाँ मत भागो, सड़क पर, इस सड़क पर यहाँ मत भागो। और नेहा के बारे में किसी ने पूछा है कि क्या नेहा घर पर है? नहीं, नेहा घर पर नहीं है। इसी तरह के आप और उदाहरण भी करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज्ञार्थ वाक्य है। जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा, आदेश, उपदेश देने का बोध होता हो वहाँ आज्ञार्थ वाक्य होता है। जैसे कि आज्ञा, किस तरह की आज्ञा? उपदेश, उपदेश देने का बोध और आज्ञा। निशा, अब आप पूजा पर जाओ, मतलब आप पूजा, किसी के घर पूजा हो रही है वहाँ चले जाओ। मैं आपको कह रही हूँ, सभी को कह रही हूँ, सभी मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है, ये एक आपको आदेश हो गया और किसी ना किसी प्रकार का किसी महान विद्वान द्वारा दिया गया उपदेश भी इसके अंतर्गत आता है, आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत। अब है जी प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, अर्थात किसी के विषय में पूछने का बोध हो, वहाँ प्रश्नार्थक वाक्य होता है। जैसे कि इतना मधुर कौन गा रहा है? आप क्या पढ़ रहे हो? तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रश्न पूछेगा इसके अंदर, इन वाक्यों के अंतर्गत। इसके बाद है जी इच्छार्थक वाक्य है। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध होता हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छा कहे, किसी प्रकार की इच्छा वो करेगा प्रकट, या आशीर्वाद के भाव का बोध होगा। कैसे? भगवान करे आपका भला हो। कैसी है? आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, सभी को खुशियाँ मिले। हम इच्छा कर रहे हैं कि सभी को खुशियाँ मिले, आपका कल्याण हो, ईश्वर सबका भला करे। इससे आपको पता चल गया होगा कि या तो वो इच्छा प्रकट करेगा या आशीर्वाद के भाव के बोध होंगे। संदेहार्थक वाक्य है। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता हो वहाँ संदेहार्थक वाक्य होता है। जैसे उन दोनों में से न जाने कौन चालाक है। तो कोई है, वो सोच रहा है 2 जनों के बारे में, उसको संदेह है कि उन दोनों में से न जाने कौन चालाक है। और दूसरे वाक्य में वो संभावना प्रकट कर रहा है कि शायद वर्षा हो जाए। ठीक है, संदेहार्थक वाक्य आपको समझ आ गया होगा, या तो उसको संदेह होगा या संभावना का बोध होगा। 7वां संकेतार्थक वाक्य है। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होता हो
वहाँ संकेतार्थक वाक्य होता है। जैसे कि कैसी संकेत या कैसी शर्त, रिश्वत दोगे तो भी भ्रष्ट कहलाओगे। ठीक है जी, ये मैंने वाक्य रखा है। शर्त है यहाँ कि अगर तुम रिश्वत दोगे तो भी भ्रष्ट कहलाओगे। कि भ्रष्ट वही नहीं होता कि जो रिश्वत लेता हो, रिश्वत देना भी भ्रष्टाचार को, हमने भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी ना कि आप लो, रिश्वत लो और मेरा काम कर दो, या फिर आपने भी तो भ्रष्ट आचरण किया या भ्रष्ट आचरण करने वाले को बढ़ावा दिया। दूसरा वाक्य है, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। ये शर्त है कि भगवान का शुक्र है कि वर्षा हो गई, अगर वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। हाँ जी, 8वां जो हमारा है इसके अंदर विस्मय बोधक वाक्य है। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, विस्मय का बोध होता हो, वे वाक्य विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह क्या दृश्य है, अरे वाह ये आपने किया है। कोई है उसको आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है कि अरे वाह ये आपने किया है। कोई चित्र बनाया है, कोई गाना गाया है, कोई बड़ा महान कार्य किया या ऐसा कार्य किया है जो उसकी नज़र में बहुत महान हो, जो कहने वाला है, जो वक्ता है, तो वो कह रहे हैं कि वाह क्या दृश्य है, अरे वाह ये आपने किया है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इसके अंतर्गत 8 चित्ते भी मैंने आपको यहाँ पे करवाए, वो समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद है जी रचना के आधार पर वाक्य के भेद। साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ तक हमने इस वीडियो में कर लिया है। ये जो रचना के आधार पर साधारण, संयुक्त और मिश्र है, बहुत इम्पोर्टेंट भाग है इस वीडियो का, इस हमारे टॉपिक का। इसको अपने जल्दबाजी में या एक ही वीडियो में मैं नहीं कराना चाहती थी, तो मैंने इसको अगली वीडियो में रखा है। आप इतना जो मैंने करवाया है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए, अपने नोट्स जहाँ भी बना रहे हो वहाँ लिख लें और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करें, और इस आगे के भाग को अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।